हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के नीट प्रीवियस क्वेश्चन 2013 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथ के साथ मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मेंशन करता रहूँगा अगर वो टॉपिक या क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए हुए हैं तो। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा तो वो भी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मेनली हमें फोकस करना है जो रिसेंट ईयर में यानी लास्ट 3-4 ईयर में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, क्या वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं या फिर वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जा रहे हैं। इससे पहले वाले सभी चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं सेम फॉर्मेट के अंदर। अगर पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, और अगर आप इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर वो सभी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। नीट 2013 में केवल वन क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है फिगर शो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल A to D, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और फंक्शन। तो यहाँ पर ये ABCD करके हमें बताना है। आपको पता है कि ये डायग्राम जो है वो प्योरली एनसीईआरटी का है, ये आपको पता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 291, यहाँ पे ये जो इस चैप्टर की सबसे पहला डायग्राम यही वाला दिया हुआ है 19.1। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम ABC निकाल पाए तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो बात करते हैं ए वाला क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे B यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये पोर्शन वाला कौन सा आपका पेल्विस है, बिल्कुल सही है, ये चीज मेंशन की गई है, तो B आपका पेल्विस है। ओके, आगे चलते हैं सी क्या है हमारा मेडुला। सी हमारा मेडुला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो सी मेडुला यहाँ पर भी दिया हुआ है। डी कोर्टेक्स है, ये एनसीईआरटी में भी कोर्टेक्स दिया है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ अलग हो सकता है। ओके, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। सी बोला है मेडुला। मेडुला को बोला कि इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन। तो मेडुला जो होता है वो इनर जोन जरूर होता है, बट मेडुला के अंदर आपका कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं होता है। मोस्टली जो नेफ्रॉन होते हैं वहां पर क्या होता है, जो आपका हेनलेज लूप होता है वो बहुत ही शॉर्ट जो हेनलेज लूप होता है वही मेडुला के अंदर होता है। और मेनली आपका जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका मेजर पार्ट कहां पर होता है, आपका कोर्टेक्स रीजन के अंदर होता है। बट इन्होंने क्या बोला है कि कंप्लीट नेफ्रॉन होता है, जो कि गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डी कोर्टेक्स। आउटर पार्ट ऑफ किडनी बोलते हैं, बिल्कुल डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये इन्होंने गलत बोल दिया है, क्योंकि अगर हम कोर्टिकल नेफ्रॉन की बात करेंगे, ये कहां पर दिया हुआ है, पेज नंबर 293 पर आपका नेफ्रॉन के बारे में जो है वो चीजें बताई गई है। तो वहां पर दो टाइप के नेफ्रॉन बताए गए हैं, एक आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक मेडुलरी। तो जो आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें मेनली आपका पार्ट जो होता है PCT हो गया, DCT हो गया, बाउमेंस कैप्सूल वगैरह हो गए, वो कहां पर होते हैं, कोर्टेक्स में ही होते हैं। बट इन्होंने कहा है कि कोई भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इन्होंने बोला है लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, सीक्रेट कैटिकोल एमाइन विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब ये वाला जो इसका फंक्शन है एड्रिनल ग्लैंड का, वो तो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 22 के अंदर, जहां पर हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, वहीं पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। और यहां पर ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड वाला दिया हुआ है वो पेज नंबर 336 पर दिया हुआ है। ओके, एक बार इसको आगे वाले को देख लेते हैं। पेल्विस ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू द हाइलम डायरेक्टली कंटेन टू द लूप ऑफ हेनले। तो ये जो पेल्विस होता है वो कभी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता लूप ऑफ हेनले से, ये यहाँ पर क्या बोला गया है, गलत बोला गया है। तो अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, सीक्रेट कैटिकोल एमाइन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ये एनसीईआरटी में ही है, पेज नंबर है 336, जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है चैप्टर नंबर 22। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये जो चीज है वही करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, और हमसे करेक्टली आइडेंटिफाई ही पूछा था। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट नीट 2013 में कर्नाटका स्टेट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी अलग अलग चैप्टर से है, इसका लिंक होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद इट एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी यहां पर एनिमल दिया है, यहां पर उसका ऑर्गन दिया हुआ है, यहां पर उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ओके, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेबियो रोहू। लेबिया रोहू, ये जो आपके एग्जाम्पल है वो कहां से उठाए गए हैं, वो आपके एनिमल किंगडम से उठाए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 से, पहले बता रहा हूं। ओके,
चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेबिया रोहू। लेबिया रोहू आपका किसके अंदर आता है? ओस्टियोइक्टस के अंदर आता है। आपको पता होना चाहिए, ओस्टियोइक्टस वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पर होता है लेबिया रोहू, यानी आपका ये कोडेट्स के अंदर आता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला है नेफ्रीडियल ट्यूब, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोला है एमोनिया। नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते यहाँ पर आपको पता है कि जितने भी कोडेट्स होते हैं वहां पर साफ साफ मेंशन किया गया कोडेट्स के अंदर कि वहां पर किडनी होती है। तो यहाँ पर ये जो बोला है नेफ्रीडियल ट्यूब, ये गलत हो गया। और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है कि ये एमोनिया है या यूरिया है, ये वाला कहां पर दिया हुआ है? ये यहीं पर दिया हुआ है जहां पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पेज नंबर 291 जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, यहीं पर ये चीज मेंशन की गई है। तो ये एमोनियोटोलिक तो होता है, बिल्कुल सही आपका, क्योंकि यहां पर ये बोनी फीसिस होती है और बोनी फीसिस को बोला गया है कि वो आपकी क्या होती है? एमोनोटोलिक होती है। बट यहाँ पर नेफ्रीडियल ट्यूब जो हो गया वो गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सैलमेंडर। सैलमेंडर कहां पर दिया हुआ है? ये एम्फीबिया में दिया हुआ है, एनिमल किंगडम के अंदर एग्जाम्पल में। ओके, आगे बात करते हैं किडनी, बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपका कोडेट के अंदर आता है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो किडनी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिया, बिल्कुल सही है। ये यूरिया वाला जो पोर्शन है वो पेज नंबर 291 में दिया हुआ है, दैट द एम्फीबियंस आर यूरियोटेलिक। जैसे आपका मेमल्स हो गया और आपके क्या हो गए? ये मेमल्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारे अंदर, और हमारे अंदर इसके अलावा जो एम्फीबियन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीकॉक के बारे में। पीकॉक कहां पर आता है? ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनिमल किंगडम के अंदर, ये बर्ड्स के अंदर आता है, किडनीज होती है, बिल्कुल सही है। बट ये यूरियो नहीं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब यहाँ पे यूरिया रिलीज नहीं होती, यहाँ पे यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो ये गलत हो गया। ये हमारा ऑप्शन बी में सारे सही थे, ए वाला गलत हो गया। अब डी वाला देखते हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई किसके अंदर आता है? इंसेक्ट के अंदर आता है। हाउस फ्लाई इंसेक्ट कहां पर दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक ही टेबल बनाई हुई 1.1, वहां पर बोला भी गया, उसके सारे चीज बताई गई है कि किस क्लास से आती है, क्या कुछ है, कौन सी फैमिलीज इसके अंदर होती है, इसका क्या नाम होता है। तो ये इंसेक्टा के अंदर आती है। और इंसेक्ट में आपका क्या आता है? ये रीनल ट्यूबुल्स नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं? मेलफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। मेलफिजियन ट्यूबुल्स कहाँ पर दिए हुए हैं? फाइलम अर्थ्रोपोडा के अंदर, जो एनिमल किंगडम है वहां पर बोला गया कि जो आपके अर्थ्रोपोडा के अंदर जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो मेलफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, यूरिक एसिड होता है, ये सही होगा। तो यहाँ पर ये वाली चीज गलत हो गई, यहाँ पर ये वाली गलत हो गई, यहाँ पर ये वाली गलत हो गई, केवल ऑप्शन बी है जिसमें सारी चीजें सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करें ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2014 के बारे में। नीट 2014 से एक ही क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यानी जो डीसीटी है उसके अंदर जो आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाता है? ऑप्शन है इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, इंक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरोन, या फिर डिक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो यहां पर देखिए जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेशन बोलते हैं वो भी रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। बट ये वाली जो लाइन है वो एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। कहां पर मेंशन है? पेज नंबर 297 पर ये चीज मेंशन है। क्लियर है? अब 297 पे जहां पे आपका बताया गया है कि कैसे रेगुलेशन ऑफ किडनी वगैरह होता है, कैसे रेगुलेशन सारा होता है, वहां पे हार्मोन दिए हुए हैं अलग अलग। वहां पर एक आपका एडीएच बोला गया, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका एल्डोस्टेरोन भी वहां पर दिया हुआ है एक, इसके अलावा जो आपका एएनएफ भी वहां पर दिया हुआ है जो हार्ट के द्वारा रिलीज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दो जगह दिए हुए हैं, एक तो ये यहां पर दिया हुआ है, एक आपका चैप्टर नंबर 22 में दिया हुआ है जहां पे पाइट्यूटरी ग्लैंड वाला है ना, वहां पर भी इसको बोला गया कि ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वहां पे, और ये सब कुछ वहां पर भी बोला गया। क्लियर है? बट यहां पर ये क्या करता है, देखिए जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है, इन्होंने बोला इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो डीसीटी है वहां पर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करवाता है? तो वो आपका करवाता है एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो सोडियम और वाटर जो होता है उसको डीसीटी से एब्जॉर्ब करवाता है। यहां पर ये चीज आपको पता होगा। इसकी वजह से क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर यहां पर ब्लड प्रेशर कम हो गया या जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, तब आपका एल्डोस्टेरोन यानी जो आपका एरेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। तो यहां पर ये वाला जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 297 पे डायरेक्टली दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। यहां पर केवल जो है यहां पर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बोला है, बट जो आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो वैसोप्रेशन बोलते हैं वहां पर केवल इतना ही लिखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहां पर केवल वाटर मेंशन है। और ये जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन वाला है वो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है कि वहां पे वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी के अंदर बाय द एल्डोस्टेरोन। तो इसीलिए हमारा आंसर ए आया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में है ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, ये तो पता है कि ह्यूमन यूरिन जो होता है वो यूजुअली एसिडिक होता है, ये चीज़ तो मेंशन की गई है। बट यहाँ पर देखिए पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, या फिर द सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, या फिर एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक। तो देखिए इसका आंसर कहां पर मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 294 पर मिलेगा, जहां पर अलग अलग फंक्शन बताए गए हैं कि जो आपका पीसीटी, डीसीटी, आपका हेनलेज ग्रुप, इन सब के फंक्शन क्या है। वहां पर पीसीटी में क्या बोला गया है, पीसीटी में ये बोला गया कि यहाँ पर 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेलेक्टिव सीक्रेशन होता है किसका, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का एंड आपका एमोनिया का। यहाँ पर इन चीजों का जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्टिव सीक्रेशन होता है। और आपको पता है अगर H+ ज्यादा सीक्रेट होगा तो वहां पर क्या होगा, वो एसिडिक प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिवली सीक्रेट किए जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ये चीज कहाँ पर मेंशन है, ये आपका पीसीटी में भी मेंशन है, डीसीटी में मेंशन है, और वहां पे आगे लिखा भी हुआ है दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच। यहाँ पर ऑस्मोलिटी और पीएच मेंटेन करने के लिए ये काम होता है पीसीटी एंड डीसीटी में। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है, आप इसको यहाँ पर इस टाइप से समझ के भी एनसीईआरटी से कर सकते हो। अगर आपका ये मानना चाहते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो भी आपकी मर्जी है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे ज्यादा वाटर है, तो ऐसा कौन सा है यहां पर जो कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन को नहीं बनने देगा, मतलब वहां पर ज्यादा वाटर रिलीज नहीं करवाने देगा। रेनिन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एल्कोहल या फिर कैफीन। तो एल्कोहल और कैफीन में तो आपको पता है कि वहां पर जो है वो ज्यादा वाटर रिलीज होगा। एएनएफ भी क्या करता है, आपका वेसोडाइलेटर होता है, जहां पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर भी क्या हो जाता है, आपका मेनली आपका ये रीअब्जॉर्प्शन वगैरह का काम नहीं करता है। अब हमें अगर डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का वर्क करना पड़ेगा, और यहां पर जो है वो रोल आएगा किसका, रेनिन का। क्योंकि पेज नंबर 297 में अभी आपको बताया था कि रेनिन किस में करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम और वाटर है वो डीसीटी से एब्जॉर्ब होते हैं। तो रेनिन उसके साथ में मैकेनिज्म करके एल्डोस्टेरोन की हेल्प से वहां पर क्या करेगा, वाटर एंड सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, और उस वजह से क्या होगा, अगर वाटर की क्वांटिटी कम हो रही है तो वहां पर वह ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड नहीं रहेगा। तो मेन आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, यानी अगर पीसीटी को रिमूव कर दिया नेफ्रॉन से तो क्या होगा, नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूटेड या फिर मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। अब आपको पता है कि पेज नंबर 294 पे जहां पे अलग अलग फंक्शन दिए वहां पे पीसीटी में साफ साफ लिखा है कि ये 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये आप मान लीजिए कि 70 to 80% वाटर या इलेक्ट्रोलाइट ये एब्जॉर्ब नहीं हुए, वाटर आपका री एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, री एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको रिमूव कर दिया तो इसका मतलब वाटर ज्यादा जाने लग गया, मतलब मोर डाइल्यूटेड यूरिन आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 के अंदर। नीट 2016 फेज 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। यहां पे बोला गया है कि कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जहां पर एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का। डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाउमन कैप्सूल या फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, तो सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 294 में मैंने अभी आपका बताया था, पीसीटी में लिखा हुआ है कि 70 to 80% जो आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर वो रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में। अब उसी में जब डीसीटी में जाते हैं तो वहां पर ये लाइन जरूर लिखिए, बट वहां पर एक वर्ड लिखा है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। वहां पर कंडीशनल होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर सोडियम आयन जो है वो रीअब्जॉर्ब होगा, वहां पे कुछ कंडीशन होती है तभी वहां पर डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। बट मेनली आपका कहां पर होगा, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मेनली आपका जो पार्ट होता है वो पीसीटी में होता है, 70 to 80% आपका पीसीटी में होता है। वैसे डीसीटी आता अगर यहां पर हो जाता द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इन्वॉल्व इन द कंडीशनल, अगर वो वर्ड एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वहां पे होता कंडीशनल लगता, कंडीशनल इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम, तो हमारा डीसीटी आता। यहां पर कोई कंडीशन वगैरह नहीं बोली है, क्योंकि 70 to 80% पीसीटी करता है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ओके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2017 में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में अलग अलग है क्योंकि वो ये पहले से टाइप किया हुआ था, वो अभी टाइप किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, द डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, द असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, द डिसेंडिंग लिंप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये कहां पर मेंशन है? पेज नंबर 294 पे, जहां पे अभी तक आपको बता रहा हूं कि वहां पे पीसीटी का, हेनले लूप का, डीसीटी का और कलेक्टिंग डेट का, इन सब का जो फंक्शन वहां पर दिया हुआ है वहीं पर है चीज। ओके, तो लूप ऑफ हेनले का दिया हुआ है। लूप ऑफ हेनले में आपका क्या होता है? देखो, एक होती है डिसेंडिंग लिंप और एक होती है असेंडिंग लिंप। तो जो डिसेंडिंग लिंप होती है, DL मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। डिसेंडिंग लिंप में क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहां पर क्या होता है? परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल ऑफ H2O लिख रहा हूं, P मतलब परमिएबल ऑफ वाटर होता है, बट यहां पर इम्परमिएबल, IP लिख रहा हूं, दैट इज मीन्स इम्परमिएबल क्या होता है? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये याद रहेगा। यहां पर डिसेंडिंग लिंप में क्या होता है? परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर असेंडिंग लिंप की बात करूं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? इम्परमिएबल फॉर वाटर दैट इज H2O एंड परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना समझ लो, एक चीज कर लो, कोई भी याद कर लो, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी याद कर लो। डिसेंडिंग में क्या हो गया? परमिएबल फॉर वाटर हो गया, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। असेंडिंग में क्या हो गया? इम्परमिएबल फॉर वाटर हो गया और परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। यहां पर अभी बताया था, ये जो डिसेंडिंग लिंप है, जो डिसेंडिंग लिंप है वो परमिएबल होती है और जो आपकी असेंडिंग होती है वो इम्परमिएबल है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा। आगे देखते हैं। द डिसेंडिंग लिंप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। जी नहीं, ये परमिएबल होती है। जो डिसेंडिंग लिंप होती है वो परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होती है। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, अभी बताया था इम्परमिएबल टू वाटर होती है, ये गलत हो गया। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जी नहीं, ये उल्टा आना था। ये आपका परमिएबल टू वाटर और ये इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होती है आपकी डिसेंडिंग लिंप। ये चीज क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर इसका ऑपोजिट हो जाता है असेंडिंग लिंप। देखो, असेंडिंग लिंप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू वाटर है, सही है, और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट आना चाहिए था। तो हमारी ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। एनसीईआरटी पेज नंबर 294 में दिया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सही बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, केवल यही सही दिया हुआ है, बाकी सारे गलत है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अगर ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है तो किस चीज का रिलीज नहीं होगा? रेनिन नहीं रिलीज होगा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन दैट इज वैसोप्रेसिन ADH रिलीज नहीं होगा। तो पेज नंबर 297 पर जहां पर अलग अलग हार्मोन्स का रोल बताया गया है वहीं पर है। वहां पर क्या होता है? जो आपका ANF होता है दैट इज द एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको ANF बोलते हैं। ये काम क्या करता है? ये वेसो डायलेशन करता है। क्या करता है? ये वेसो डायलेशन करता है। एंड क्या करता है? ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। तो बीपी को क्या करता है? ये कम करता है। तो ऑलरेडी डिक्रीज है ब्लड प्रेशर, तो अगर ऑलरेडी बीपी डाउन है, डिक्रीज है, तो वहां पर ANF तो और रिलीज नहीं होगा ना, उसको डिक्रीज नहीं करवाना है फर्दर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2018 में। नीट 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैल्कुलाई या फिर ग्लैमुलर नेफ्राइटिस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोसूरिया के बारे में। ग्लाइकोसूरिया जाएगा हमारे सामने ऑप्शन 4 में। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूराइन, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है, नेफ्राइटिस यहाँ पर आएगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, बस इतना है। यहाँ पर देखिए, तो यहां पर अगर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है तो उसको क्या बोलते हैं? यहां पर ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। पेज नंबर 298 पर ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जहां पर डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताया गया। कीटोन बॉडीज को कीटोनूरिया बोलते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोसूरिया बोलते हैं अगर ये यूराइन में प्रेजेंट होता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाउट के बारे में। अब गाउट जो है वो आपको पता है नेक्स्ट वाला चैप्टर है, जहां पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के डिसऑर्डर है, वहां पर दिया हुआ है गाउट। गाउट में क्या होता है? यहाँ पे जो यूरिक एसिड होता है वो जॉइंट्स के अंदर यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैल्कुलाई के बारे में। ये पेज नंबर 299 पर दिया हुआ है, क्लियर है, जहाँ पे हेमोडायलिसिस करके बताया गया, फिर उसके बाद में ये स्टार्ट होता है। तो रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है आपका समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आपका मास ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट विद इन द किडनी हो जाता है। और ग्लैमुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलरी नेफ्राइटिस। ये यहाँ पर आना था नेफ्राइटिस, ये वर्ड यहाँ पे आता है ना, इतनी प्रिंटिंग ये थोड़ी सी मिस्टेक है।
ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ए हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ए हमारा फोर्थ के साथ केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, थर्ड हमारा सेकंड के साथ में और फोर्थ हमारा थर्ड के साथ में। तो 4 1 2 3 तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वापस से मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है भैया। मैच द कॉलम क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताना, फंक्शन बताना और पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बताना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिए और इधर केवल 4 दिए। एक एक करके बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होता है ये बताइए। ये होता है मेलफिजियन कॉर्पस्कल में। कहां पर होता है? मेलफिजियन कॉर्पस्कल के अंदर होता है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो फोर्थ के साथ जाएगा। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूरा ये जो है पॉइंट आपका कहां पर दिया हुआ है? 293 में दिया हुआ है। वहां पर बताया गया है कि आपका बाउमन कैप्सूल वाला जो होता है और वहां पर वो जो आपका रीनल आर्टरीज और वेल्स वो वहां पर वो सारा मिलकर क्या बनाता है? मेलफिजियन कॉर्पस्कल बनाता है और उसमें जो फिल्ट्रेशन होती है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सारा समझाया गया है। ये मेलफिजियन कॉर्पस्कुल के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में कौन हेल्प करेगा? तो वो पीसीटी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे मेनली आपका क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो है वो यूरिन जो है वो एब्जॉर्ब होगा। तो पीसीटी भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा, हेनलेज लूप भी आपका इसमें वर्क कर सकता है। दोनों वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीटी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा, तो वो कंसंट्रेटेड होगा। इसके अलावा जो हेनलेज लूप होता है उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है। तो ये आपका कहां पर दिया हुआ, हेनलेज लूप आपका 295 पे दिया और पीसीटी आपका 294 पे दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन किसके थ्रू होता है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। तो ये आपका यूरेटर के थ्रू होता है। डायग्राम में समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहला डायग्राम जो दिया वहां पर मेंशन है। स्टोरेज ऑफ यूरिन कहां पे होती है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। ये आपको पता होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होती है। ये चीज मेंशन भी की गई है पेज नंबर 297 पर। क्लियर है? ओके। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। हमारा पहला जो है फर्स्ट जो जाएगा वो थर्ड के साथ जाएगा, थर्ड जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाएगा और फोर्थ हमारा जो है वो थर्ड के साथ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद में जो सेकंड है वो हमारा फिफ्थ के साथ में मान लो, चाहे फर्स्ट के साथ में मान लो, बिल्कुल से जा सकता है। ओके, अब एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ में, फर्स्ट फोर्थ के साथ में दो ऑप्शन है। अब देखो सेकंड के साथ में यहाँ पर फिफ्थ भी दिखाया, फर्स्ट भी दिखाया, ये दोनों जा सकते हैं, मतलब फिफ्थ भी जा सकता है, फर्स्ट भी जा सकता है। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, यहाँ पर सेकंड केवल यही दिखाया गया है। और स्टोरेज ऑफ यूराइन कहां पर दिखाया गया? यूरिनरी ब्लैडर में दिखाया गया। अब आपको एक चीज और बताता हूं, अगर मेनली आपका ये आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो इनके साथ में से किसके साथ जाओगे? हेनले लूप के साथ जाओगे, क्योंकि वहां पे 4 टाइम कंसंट्रेटेड होता है, आपको ही पता है। तो इसीलिए मेनली आपको जाना पड़ेगा हेनले लूप के साथ में। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीट 2019 में आ चुके हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ओके, मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, सीक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। लो लेवल ये तो अलग गलत है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसकी वजह से कोई जरूरी नहीं है। सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन तो आपको पता है कि चैप्टर नंबर 22 में दिया, जो किडनी से रिलीज होता है और वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी दैट इज इरिथ्रोपोइसिस करता है, उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। और मेंटेनेंस हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुला दैट इज द 3 मिली ओस्मो पर लीटर टू 1200 मिली ओस्मो पर लीटर, ये वाला वहां पर दिया हुआ है। और ये हमारा आंसर आ जाएगा, एनसीईआरटी में ही ये चीज मेंशन है। पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है 296, फर्स्ट पैराग्राफ वहां पर दिया हुआ है। नीचे वो डायग्राम बना के उस टाइप से पूरा समझाया गया है और वहां पे बोला गया कि ये 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो वहीं से ये लाइन कॉपी पेस्ट की गई है एनसीईआरटी के। तो आंसर आ गएगा हमारा ऑप्शन ए, यही हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, अगर हम यहां पर हेमोडायलिसिस के टाइम पे आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या चीज होगी, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, नॉन एनिमिलेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। अब देखो बहुत स्टूडेंट ने क्या बोला कि ये कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको बोला गया। बट मैं आपको चीज बताऊंगा, अगर आपको आंसर निकालना और एनसीईआरटी से निकालना, तो ये चीज एनसीईआरटी से आंसर पॉसिबल है, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिकल चलना पड़ता है। पहला, नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हीमोडायलिसिस आपका कहां पर मेंशन है? यहीं पर इसी चैप्टर के अंदर मेंशन है हीमोडायलिसिस। ये चीज आप सबसे पहले समझ लीजिए।
पेज नंबर 299 पर दिया हुआ है जहां पे हीमोडायलिसिस के बारे में बताया गया और वहां पे हीमोडायलिसिस का मेनली मतलब ये होता है कि एक्सेस वेस्ट मटेरियल को हमें रिमूव करना है और ब्लड को प्यूरिफाई करना है। तो नाइट्रोजन वेस्ट इन्होंने बोला बिल्ड अप इन द बॉडी, ये तो हो ही नहीं सकता, नाइट्रोजन वेस्ट को हीमोडायलिसिस की मदद से रिमूव किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया और हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो ए इनकरेक्ट हो गया। तो ए वाले तो 2 ऑप्शन यहां से हटा ही दो, बिल्कुल ही हटा दो, हट गए, 2 ऑप्शन बच गए। ओके, आगे वाला देखते हैं, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन। अब देखो पोटेशियम आयन भी अगर ज्यादा होंगे तो वो भी रिमूव किए जाएंगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि वहां पे पीसीटी वगैरह डीसीटी वगैरह सेलेक्टिव सीक्रेशन करे थे, वो भी ज्यादा सेलेक्टिव सीक्रेशन कर नहीं पाएंगे और नॉन एलिमिनेशन यहाँ पर एलिमिनेट होगा ही होगा अगर पोटेशियम आयन ज्यादा, क्योंकि ब्लड को प्योरीफाई करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पर जो है कैल्शियम आयन ज्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। अब ये कैसे पता लगाओगे, देखो हेमोडायलिसिस कर रहे हैं, अब हेमोडायलिसिस में क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी, यहां पर हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज कर रहे हैं, मतलब नेचुरल किडनी तो है नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर ये वाला जो चीज है वो एनसीईआरटी में कहां पर मेंशन है, चैप्टर नंबर 22, वहां पर हार्मोन ऑफ किडनी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह हार्ट वगैरह दिए हुए हैं, वहां पर किडनी का एक हार्मोन दिया जो मैंने अभी अभी बताया था, एरिथ्रोपोइटिन, चैप्टर नंबर 22 में वो चीज मेंशन की गई है, पेज नंबर है 339 पे। वहां पर क्या बोला गया है कि आपका जेजी सेल होता है, दैट इज द जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, और ये क्या करता है, आपका इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, दैट इज मीन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब यहां पर वो चीज तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी है, अगर आर्टिफिशियल किडनी है तो वहां पर इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी वाला काम नहीं होगा, तो यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये इनडायरेक्टली 2 चैप्टर में दिए, यहां पर लिंक करके और फिर वहां पर बताया गया है। तो ये चीज लो ना कि रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। अब देखो ए तो इनकरेक्ट था ही था और डी हमारा करेक्ट होना ही होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया, बी और सी में से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही, और बी वाला तो आपको पता ही है नॉन एलिमिनेशन गलत है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी उस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। मैंने ये एक तरीका बताया है कि कई बार होती है एनसीईआरटी में चीजें मेंशन की हुई, बट हमारा थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए कि और कहीं पे भी हो सकता है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुआ था, वापस मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया, मैच द कॉलम क्वेश्चन को करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल दिया हुआ है, असेंडिंग लिम्ब दिया हुआ है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल दिया हुआ है। तो मैंने आपको 2-3 चीजें तो पहले ही बता दी थी आपको, पेज नंबर 294 पे आएगा सारा कुछ, ये देखो। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ओएंस एंड वाटर, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ओनली, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली। तो जहां पर परमिएबिलिटी होगी, जहां पर परमिएबिलिटी होगी वहीं पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो जो आपका डिसेंडिंग लिप था वो किसके लिए परमिएबल था, वो आपका परमिएबल था वाटर के लिए, एंड इम्परमिएबल था किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये चीज आपको पता है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली ये कौन कर सकता है, डिसेंडिंग लिप कर सकता है, वाटर ओनली कौन कर सकता है, केवल डिसेंडिंग लिप, क्यों, क्योंकि वहां पर केवल और केवल जो वो परमिएबल वाटर के लिए। पीसीटी क्या कर सकता है, पीटीसी आपका रीअब्जॉर्प्शन कर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रीअब्जॉर्प्शन ओएन भी हो सकते हैं वहां पे, वाटर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वगैरह, क्योंकि 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी का काम है। ओके, असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या था, इम्परमिएबल फॉर वाटर था, बट परमिएबल किसके लिए था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्ट ओनली, सोल्ट ओनली, क्यों, क्योंकि यह केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। डीसीटी आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयनाइड वाटर, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन भी बताया था कि आपका जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन वाला वो क्वेश्चन आया था, मैंने आपको वहां पे पीसीटी आंसर दिया था, मैंने बोला कंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, ये कंडीशनल एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। तो हमारा फर्स्ट जो जा रहा है वो सेकंड के साथ जा रहा है, फिर हमारा जो सेकंड है वो जा रहा है फोर्थ के साथ में, फिर हमारा जा रहा है 1 के साथ में, 3rd के साथ में। तो इसका मतलब क्या है, 2 4 1 3 हमारा आना चाहिए ऑप्शन, मतलब 2 4 1 और 3 इस टाइप से हमारा ऑप्शन जाना चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ओके भैया, तो यहाँ पर देखते हैं 2 सबसे पहले तो 2 एक में ही है, वहीं से आंसर आ, फिर आगे देखते हैं 2 4 1 3, तो हमारे यही आंसर आ रहा था, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, मैच द कॉलम वापिस है, मतलब थोड़े लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन है, मतलब मैच द कॉलम ये वो इधर उधर 2-4 चैप्टरों से लिंक करके, और कई बार क्वेश्चन भी नहीं आता, ऐसा ही है। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2, पोडोसाइट, प्रोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और रेनल कैलकुलाई। ओके भैया, सारा यहीं पे ये एनसीईआरटी में ये पोडोसाइट की बात करते हैं सबसे पहले।
पोडोसाइट, पोडोसाइट कहां पर मेंशन है, जहां पे वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला मैंने आपको बताया था ना, वहां पर ये चीज मेंशन है। अब यहां पर देखिए आपका पेज नंबर होगा 293, जहां पे वो आपका मेल्फिजियन कॉर्पोस्कुल्स करके पूरा बताया होगा। अब ये आपका यहां पर देखिए पोडोसाइट होते क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं। जो बाउमून कैप्सूल होता है, बाउमून कैप्सूल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें छोटा छोटा स्पेस रह जाता है। सबसे पहले जो एपिथेलियल सेल होते हैं बाउमून कैप्सूल के, उनको बोला जाता है पोडोसाइट। जो बाउमून कैप्सूल के एपिथेलियल सेल है उनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। अब यहाँ पर पोडोसाइट में क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट स्पेस छोड़ देते हैं। जो माइन्यूट स्पेस छोड़ देते हैं उनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। उनको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हो क्या, आपका स्लिट पोर भी बोल सकते हो। तो वो हमारा ए जो है वो 4th के साथ चला जाएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 293 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। अब प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल आपका पेज नंबर 291 पे दिया हुआ है, जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी साइड सामने वाले पेज पे ऊपर ऊपर पैराग्राफ में ये सारे दिए हुए हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और वहां पे लिखा है प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो प्लेटियलमथीज में, रोटीफेरस में, सब एनालिड में एंड सिफेलोकॉर्डेट में मिलती है। और वहां पे ब्रैकेट में दिया है एम्फियोक्सिस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमारा कहां पे चला जाएगा, एम्फियोक्सिस के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया वहीं पर उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि वो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा एनालिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सी हमारा कहां पे चला जाएगा, एनालिड में चला जाएगा। इसके अलावा ये एनिमल किंगडम में भी मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं रेनल कैलकुला। ये हमारा लास्ट पेज नंबर 299 पर मेंशन है, हमने ये चीज पहले भी की थी। वहां पे क्रिस्टलाइज ऑक्जेलेट होते हैं। तो अब देख लीजिए ए हमारा कहां पे चला गया, 4th के साथ में। ए 4th के साथ में हमारे पास में 2 ऑप्शन है। बी हमारा कहां पे गया, 3rd के साथ में। बी 3rd के साथ में केवल एक ही ऑप्शन है। सी हमारा कहां पे गया, 2 के साथ में, और डी हमारा 1st के साथ में। तो 4 3 2 1 इस टाइप से गया हमारा 4, फिर गया 3, फिर गया 2, फिर गया 1। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3rd आ गया। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। नीट 2020 से आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2020 में पूछा गया प्रेजेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कौन सा इंडिकेट करता है। 298 पर पहला पैराग्राफ की लास्ट लाइन मेंशन है एज इट इज, कॉपी पेस्ट आया हुआ ये। यूरेमिया कीटोनूरिया, यूरेमिया रेनल कैलकुलाई, कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया, रेनल क्लूकुलाई, हाइपरग्लाइसेमिया। मैंने आपको बताया था कि अगर वो यूरिन के अंदर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो कीटोनूरिया बोलते हैं, और ये डायबिटीज मेलाइटिस की आपका इंडिकेट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया, ओके। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंटेशन ऑफ डाईयूरेसिस। अब डाईयूरेसिस के लिए प्रिवेंट करने के लिए कौन सा यहां पर हेल्प करेगा। पेज नंबर 297 पर जहां पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन दिया हुआ है उसी पैराग्राफ में यह चीज आपको मिल जाएगी, ओके। पहला, इसके अलावा एक और चीज भी जगह है, ये चैप्टर नंबर जो 22 है ना, वहां पे पाइट्यूटरी ग्लैंड वाला जो आपका हार्मोन है एडीएस, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जिसको बोलते हैं, वो वाला वहां पर भी मेंशन है भैया ये चीज, ओके। यहां पर भी बता देता हूं। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सीक्रेशन ऑफ एडीएच, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूबल ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन, एएनएफ कैरेक्टर कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल। एक एक करके बात करते हैं। यहां पे बोला कि प्रिवेंट ड्यूरेशन, देखो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ एडीएच, ये बिल्कुल सही हो जाता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता अगर ये वर्ड यहां पर ये यूज ना करते अंडर। अंडर का मतलब लेस सीक्रेशन। इन्होंने बोला है कि जब एडीएच काफी लो सीक्रेट होता है तो मोर वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो कि बिल्कुल गलत बोल दिया इन्होंने, बिल्कुल ही गलत हो गया ये। यहां पर क्या होता है, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है अगर वहां पर सीक्रेशन ऑफ एडीएच होता है। ये चीज यहां पर मेंशन की गई है दो बार, और वहां पे आगे लिखा भी है प्रिवेंट डायूरेसिस। कई बच्चे इस अंडर को जो है वो अलग कुछ समझते हुए और यहां पे लगा देंगे कि हाँ भैया प्रिवेंट डायूरेसिस वहां पर लिखा है कि एडीएच का सीक्रेशन जहां पे होगा, बट ये अंडर लगाने का मतलब हो गया कि अंडर सीक्रेशन, मतलब वहां पे कम सीक्रेट हो रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूबल ड्यू टू द एल्डोस्टेरोन, ये बिल्कुल सही है, ये आंसर एज इट इज आएगा हमारा। एएनएफ क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता, वैसो डायलेशन करता है। डिक्रीज इन सीक्रेशन बाय रेनिन बाय जेजी सेल, बिल्कुल नहीं। अगर रेनिन का जो सीक्रेशन है वो कम हो गया जेजी सेल के द्वारा तो आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ तो वहां पर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा एज पर द एनसीईआरटी। क्लियरली हो गया आपको मेंशन, पेज नंबर 297 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट 2020 फेज 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोडाइलेटर।
A reduction in glomerular filtration rate can activate the Jay cell to release renin. ANF increase the blood pressure. Counter current pattern of blood flow is not observed in the vasa recta. करेक्ट बताना है। पहला देखते हैं, एंजियोटेंसिन इज 2 इज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नोट डायलेटर। डायलेटर तो आपका ANF होता है। ANF क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, वैसो डायलेटर है, इसलिए ये गलत हो गया। काउंटर करंट पैटर्न दोनों में ऑब्जर्व होता है आपका हेले लूप एंड वासा रेक्टा में। ए रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिवेट Jay cell to, ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये जो तीनों हैं वो तो पेज नंबर 297 पर मेंशन है। कहां पर, पेज नंबर 297 पे। और लास्ट वाला कहां पर मेंशन है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में, इससे पहले वाले 296 पर मेंशन है। तो हमारा जो ये करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे केवल एक है, दैट इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है नीट 2021 का है। द इंक्रीज इन, नहीं 2020 फेज 2 का है ना, हाँ 2020 फेज 2 का है भैया। 2021 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर से। द इंक्रीज इन ऑस्मोलिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू द, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो ऑस्मोलिटी होती है वो आउटर टू इनर मेडुलरी जाते हैं तो वो मेंटेन कैसे रहती है, काउंटर करंट पैटर्न के द्वारा, क्लोज प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेले लूप एंड वासा रेक्टा के द्वारा, सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ HCO एंड हाइड्रोजन आयन के द्वारा, इन PCT या फिर हाइयर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा। ये एक नहीं है, इस टाइप से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ओके भैया, अब बात करते हैं ये कहाँ पर मेंशन है। तो ये आपका पेज नंबर 295 पे और 296 पर मेंशन है ये चीज़। पहला ये बिल्कुल सही है, पेज नंबर 296 में जहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें ऊपर ही ऊपर पैराग्राफ पढ़ोगे 296 पे, तो ये चीज़ दी हुई है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा ये मेंटेन रहता है। सेकंड रीजन दिया है क्लोज प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेले लूप, ये एज इट इज NCERT का कॉपी पेस्ट है ये दो। आगे बात करते हैं सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ HCO3 एंड हाइड्रोजन आयन। जी नहीं, वहां पर बोला गया कि इसमें जो मेन रोल होता है वो NaCl एंड यूरिया का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हायर ब्लड प्रेशर, ये नहीं, हायर ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा पहला आंसर आना चाहिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा केवल एक ही जगह ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन सी। आगे आंसर क्लियर है। नीट 2021 नो क्वेश्चन आस्क, मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन आया। नीट 2022 का बात करते हैं। नीट 2022 वापिस वही है, आपका एनिमल किंगडम से मान सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा लिंक है। नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, ये वाला जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है उसी पैराग्राफ में जहाँ पर आपका एमोनोटोलिक, यूरियोटोलिक, यूरिकोटेलिक बताए गए हैं, वहीं पर यूरिकोटेलिक में ये चीज़ आपका मेंशन की गई है। कहाँ पर की गई है, यूरिकोटेलिक में, बट जो एग्जाम्पल दे दिए हैं वो एनिमल किंगडम वाले दे दिए हैं आपको, तो दो जगह से ये लिंक हो गया। ओके सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका जो पेस्ट और पैलेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है वो कौन निकालता है, वो आपका यूरिकोटेलिक निकालता है। अब यूरिकोटेलिक कौन कौन से हो सकते हैं, आपका रेप्टाइल हो सकता है, NCERT का ही बता रहा हूँ जो वहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है उसी में रेप्टाइल है आपका। इसके अलावा आपका बर्ड्स हो सकता है, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, ये दोनों होते हैं। इसके अलावा लैंड स्नेल और आपका इंसेक्ट, ये चार NCERT में लिखे हैं। तो इसका मतलब रेप्टाइल एंड बर्ड देखो कौन सा है, तो पेवो क्या होता है आपका, पीकॉक होता है, बर्ड होता है, ये कहां पर दिया हुआ है, एवीज वाला में, एनिमल किंगडम के अंदर एवीज में दिया हुआ है आपका, तो ये यहां जाना चाहिए। ऑर्निथोराइनस आपका मैमल के अंदर आता है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है 59 पे और आगे 60 में, जिसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। सेलमेंड्रा आपका एम्फीबियन के अंदर आता है। हिप्पोकैम्पस आपका ओस्टियोइक्टस के अंदर आता है, फिश के अंदर। तो हमें बर्ड्स देखना था, बर्ड्स और रेप्टाइल, तो यहाँ पर बर्ड्स का एक ही है, पेवो दैट इज पीकॉक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो यही सब कुछ था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।